हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जोर शोर से अपनी अच्छे से पढ़ाई करने में लगे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे एग्जाम्स, राइट? तो आज देखते हैं क्या कि आज की क्लास में हम और आप मिलकर कौन से नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की, जिसे पढ़कर हम अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को केमिस्ट्री के और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले चैप्टर का टाइटल इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है आज। हम ऑलरेडी काफी सारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने 3 प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, अगर आपने नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स पे जाकर देखिएगा, वहां से पहले कॉन्सेप्ट्स को समझकर फिर इस लेक्चर पे आकर आगे के कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या कहता है बच्चे? अगर आप टाइटल से ही समझने की कोशिश करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्वेश्चन पूछ रहा है टाइटल में, क्या जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें मैटर, राइट? हम चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़कर आए कि आखिर मैटर होता क्या है, राइट? चैप्टर का टाइटल था मैटर अराउंड अस, राइट? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वहां हम देखकर आए कि मैटर क्या होता है। वो सभी चीजें जो हमारे आसपास हैं और किस तरीके से प्रेजेंट हैं, या तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं या फिर उनका कुछ मास है, राइट? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और मास भी होता है कुछ ना कुछ, राइट? तो उन सभी चीजों को हम कहते हैं कि वो मैटर हैं। वहां पे हमने ना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था कि मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो उसमें हमने फिजिकल स्टेट में उसको क्लासिफाई किया था। किसे? अपने मैटर को, राइट? और हमने बताया था कि इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल हैं। कौन कौन सी स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चे, वहीं पे ही हमने एक और क्लासिफिकेशन देखी थी कि जो मैटर है वो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर हो सकता है। या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर, राइट? तो उस समय उस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ इन्हें डिस्कस किया था, राइट? और हमने ये कहा था कि जो ये क्लासिफिकेशन है इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो मैटर है वो प्योर है या फिर नहीं है, या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर के रूप में होगा। तो प्योर के अंदर 2 क्लासिफिकेशन आती हैं, एलिमेंट्स, दूसरा क्या? कंपाउंड्स। ओके, इसी तरीके से मिक्सचर के अंदर या तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट? तो ये क्या है बच्चे? ये हम अपने मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं कि मैटर जो है या तो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर। इम्प्योर क्या मतलब हुआ? कि मिक्सचर हो सकता है, या तो प्योर या फिर एक मिक्सचर बनाता है। अब जो प्योर है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स, इसकी 2 क्लासेस हो गई। उसी तरीके से मिक्सचर की 2 क्लासेस क्या हो गई? या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करके आए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हमने बच्चे ये पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरीके का
होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट वर्ड का मतलब क्या? मतलब ये होता है कंपोनेंट का कि आप जिन चीजों से मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हो वो होते हैं उसके कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया, वाटर, और उसके अंदर सॉल्ट ऐड करा, राइट, तो आप उसे डिसॉल्व करोगे, चम्मच से हिला के घोल लोगे, वो क्या बन जाएगा? आपका एक सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन बनेगा। वो जो सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है वो किन चीजों से बना है, कैसे बनाया गया है? वो बना है नमक और पानी से। तो जो सॉल्ट और वाटर हैं वो हो जाएंगे आपके कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, उस मिक्सचर के कंपोनेंट। उन्हीं के लिए दो टर्म दी गई, क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाकर डिसॉल्व होगा, उसे कहेंगे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? जो किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट क्या है आपका? एक सॉल्यूट है। ये क्या करेगा? जब पानी के अंदर जाएगा वहां जाकर पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और सॉल्वेंट यानी कि पानी, वाटर, जो अपने अंदर नमक घोल रहा है वो क्या है? वाटर, जो कि सॉल्वेंट कहलाता है। अब अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सॉल्यूट किसे चूज करें और सॉल्वेंट किसे, तो क्या होता है? हमेशा जो सॉल्यूट है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो सॉल्वेंट है ये ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सॉल्यूट है इसका अमाउंट हम चेंज कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच नमक डाल सकती हूँ पानी में, 1 ग्लास पानी में, 2 चम्मच भी डाल सकती हूँ, 4 भी डाल सकती हूँ, 10 भी, राइट। जैसे जैसे हम क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं किसकी? सॉल्यूट की, वैसे वैसे क्या होगा? आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। क्या चेंज होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डाला गया है सॉल्यूशन के अंदर। वो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितना सॉल्यूट यूज किया है ये बताता है आपको कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। When no more solute can be dissolved in a solution, that solution is known as saturated solution. सैचुरेशन लेवल आ जाता है उसके अंदर और वो कहता है सॉल्यूशन कि अब और सॉल्यूट को अंदर हम नहीं आने देंगे, राइट। वही अनसैचुरेटेड क्या होगा? जो सैचुरेटेड नहीं है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, राइट। तो अनसैचुरेटेड से क्या समझेंगे? अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी या अमाउंट सैचुरेशन लेवल से कम है, वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का हमने 2 तरीके सीखे थे। एक था मास बाय मास फॉर्मूला और दूसरा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देखा था। देन व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या था? सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस सिस्टम
राइट। हेट्रोजीनियस सिस्टम का क्या मतलब है कि इसके अंदर जब आप क्या करोगे, सस्पेंशन बनाओगे तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा था उसके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जैसे कि हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज होती हैं, हमें दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हैं। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, जब आप सैंड मिट्टी पानी में डालोगे, डिसॉल्व करोगे तो वो घुलेगी नहीं, और आपको दोनों कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है, सैंड है और वाटर है, वो दोनों ही कंपोनेंट आपको अलग अलग दिखाई देंगे, राइट। इसीलिए आप कहेंगे कि वो एक सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इतना इनफ साइज होता है कि वो लाइट जब पास की जाती है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। और वही ये जो सस्पेंशन होते हैं ये कैसे होते हैं नेचर में, अनस्टेबल। अगर सोल्यूशन की बात करें तो जब सोल्यूशन हम बनाते हैं सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, आप उसे अगर रख दें कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, तब वापस आने पर ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कि घुली हुई चीनी वापस नीचे बैठ गई हो, नहीं होता ऐसा। पर जब हम सस्पेंशन बनाते हैं, मिट्टी को पानी में घोल के देखिए, वो तो 1-2 मिनट में ही क्या हो जाएगी, नीचे जाकर बैठ जाएगी। तो सस्पेंशन जो बना, किसका सस्पेंशन बना, आपका सैंड का सस्पेंशन बना था पानी, वाटर के साथ। लेकिन जैसे ही आपने उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ा, पानी अलग और मिट्टी अलग हो गई। इसका मतलब वो जो सस्पेंशन बना है वो अनस्टेबल सस्पेंशन है। क्या है, अनस्टेबल है। वही जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है, राइट। ये तो हम सब लास्ट लेक्चर में पढ़ाए। आज का ओवरव्यू देखते हैं, कौन से नए नए और न्यू कॉन्सेप्ट्स है जो हम आज करेंगे। व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। जिस तरीके से हमने बच्चे सस्पेंशन के बारे में पढ़ा है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, वैसे ही एक और टाइप है, वो क्या है, कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ colloid, common example of colloid, then separating the components of a mixture। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब हम बोलते हैं कोलॉइड बना है या कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है तो उसका मतलब क्या होता है, The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution। जो कोलॉइड में पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ड्यू टू the relatively smaller size of particle as compared to that of suspension। क्या बता रहा है, सस्पेंशन में हम एक और चीज बोलते हैं कि पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है। अब मिट्टी, सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बड़े ही तो होते हैं, तभी हमें नेक्ड आईज से दिख रहे हैं। वहीं कोलॉइडल के अंदर क्या है, इनके पार्टिकल का साइज सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में छोटा है, स्मॉलर है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, इसीलिए ही क्या होता है, जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस दिखाई देता है, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल की तरह इनके पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं है, लार्ज नहीं है, छोटा है। But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture। For example मिल्क। देखिए कोलॉइडल के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपको पूछा जाए क्या एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका
होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो आप देख कर नहीं बता पाओगे। आप जैसे ही देखोगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, आपका फटाफट से एक ही जवाब निकलेगा। वो क्या है? आप कहेंगे मैम होमोजीनियस मिक्सचर है। देखिए पूरा का पूरा एक जैसा ही दिख रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है, राइट? बट असल में क्या होता है, जो कोलॉइडल है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, इसके अंदर क्या है? पार्टिकल का साइज सस्पेंशन के जितना बड़ा भी नहीं है और सॉल्यूशन में जैसे बिल्कुल ही छोटा साइज ऑफ पार्टिकल है, राइट, उतना स्मॉल भी नहीं है, पर सस्पेंशन के जितना लार्ज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मिल्क जो है ये क्या होता है हमारा? एक कोलॉइड। क्लाउड्स जो बनते हैं, शेविंग क्रीम, पेंट्स, ये सभी जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के। नेक्स्ट चलते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? राइट, टिंडल इफेक्ट क्या है? Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. क्योंकि साइज छोटा है, सस्पेंशन के जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं हैं जो हमें नेक्ड आईज से ही दिखाई दे, तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिख पाते। बट पर क्या होता है, these particles can easily scatter a beam of visible light. जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम पास करते हैं एक बीम ऑफ लाइट को सस्पेंशन के ऊपर, तब क्या होता है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। लेकिन जब हम पास करते हैं बीम ऑफ लाइट को सॉल्यूशन के थ्रू, तब वो नहीं करते क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सॉल्यूशन के केस में क्यों नहीं होती स्कैटरिंग ऑफ लाइट? इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पे पार्टिकल का साइज है बहुत ही ज्यादा स्मॉल। लेकिन क्योंकि कोलॉइडल के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े हैं, किस में? साइज में। सस्पेंशन से छोटे हैं लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े हैं साइज में, तो इसीलिए ये कर पाते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। This scattering of a beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. ये जो scattering of light से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्यों कहते हैं टिंडल इफेक्ट? यही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, किससे बच्चे? जिसने हमें बताया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वो थे कौन? जॉन टिंडल। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर किया, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस इफेक्ट का नाम रख दिया, टिंडल इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जो हमारी एयर क्या हो रहा है, यहाँ पे पेड़ है, इसके बीच से यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सन की रेज आ रही है और वो स्कैटर हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे जो सनलाइट है उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट, टिंडल इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जो एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसके? धूल मिट्टी सैंड के हो सकते हैं, राइट, और दूसरे पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो सभी पार्टिकल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? वो
सनलाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्ड अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जब एक बंद कमरा है, ठीक है, अंधेरा करके रखना है, और यहाँ अगर कोई छोटे से होल से सनलाइट आएगी, रोशनी आएगी, तो वहां आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हुए। कैसे दिख रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो? राइट, इस रूम के अंदर क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। वो सभी पार्टिकल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर स्मोक के पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो सभी क्या करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लाइट की स्कैटरिंग देखने को मिल रही है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contain tiny droplet of water which act as particles of colloid dispersed in air. क्या कह रहा है? Dense forest है ये, घना जंगल, इसके अंदर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एयर है ना, इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन से पार्टिकल्स? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बता रहे हैं, मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या एयर के अंदर क्या होंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो सकते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, अब देखते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले अ कॉलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते ही हमेशा लगेगा कैसा, होमोजीनियस है, पर असल में कॉलॉइड जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो एक heterogeneous mixture है। The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए हमें क्या है, नेक्ड आइज से नहीं दिख पाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि साइज पार्टिकल का सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा है, तभी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर पाता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, क्या, पार्टिकल साइज जब हम बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है सॉल्यूशन का। इतना छोटा पार्टिकल साइज है कि ना तो नेक्ड आइज से देख सकते हैं और ना ही वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा। उसके बाद क्या आएगा, कोलॉइड। छोटा साइज है पार्टिकल का, नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि वो स्कैटरिंग ना कर पाए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये करेंगे शो। और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होगा किसमें, सस्पेंशन में, ठीक है। सबसे बड़ा पार्टिकल साइज किसके अंदर होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का, क्योंकि हम उन्हें नेक्ड आइज से देख सकते हैं और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी शो करते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. Colloid के पार्टिकल बिग इनफ है, मतलब इतना इनफ साइज है कि लाइट को स्कैटर करते हैं और उसका जो पाथ है उसको
विजिबल कर देते हैं, हम देख पाते हैं कि अच्छा यहाँ से रोशनी आ रही है। They do not settle down when left undisturbed, that is, colloid is quite stable. सस्पेंशन के केस में देखा था, अगर सैंड इन वाटर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, सैंड अलग हो जाती है और वाटर ऊपर अलग हो जाता है, तब हमने कहा सस्पेंशन इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कोलॉइड के साथ। कोलॉइड कैसे हैं? अगर आप उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो कोलॉइड जो है इज क्वाइट स्टेबल, आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखते हैं सॉल्यूशन जो है इसका पार्टिकल साइज कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये क्या नहीं करता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करता। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब कोलॉइड में क्या है, पार्टिकल्स का साइज बिग इनफ है, इतना इनफ साइज है पार्टिकल्स का कि ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग, देखो लाइट को स्कैटर करेंगे और इसका पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल, हमें दिखेगा उसका पाथ। तो ये क्या करते हैं, कोलॉइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या देखी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट चलते हैं, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. हम जानते हैं सबसे पहले सॉल्ट इन वाटर। क्या है सॉल्ट इन वाटर, किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, सॉल्यूशन का। अब दूसरा देखते हैं, सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए, मिल्क। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, कोलॉइड का। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है आपको, इन तीनों को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेशन कराएंगे तीनों की, फिल्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट, सॉल्ट वाटर की फिल्ट्रेशन करा के भी वो सॉल्यूशन एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जब सैंड की फिल्ट्रेशन कराएंगे सस्पेंशन की, तब क्या होगा, सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उन्हें हम अलग कर सकते हैं, किससे, फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज करके। पर जब मिल्क की फिल्ट्रेशन करेंगे तब भी वो मिल्क ही रहेगा, यानी कि कोलॉइड में हम फिल्ट्रेशन करके उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर पाए। तो इसके लिए लेकिन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं हम, कोलॉइड के केस में हम करते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की को यूज करके, उसकी टेक्निक को यूज करके हम कोलॉइड को अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक सपोज कोलॉइड है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम किसी चीज को एक मशीन के अंदर डाल के उसे रोटेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होता है
कि अलग अलग कंपोनेंट अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाते हैं। जो डेंस होता है, ज्यादा डेंसिटी का, वो नीचे रह जाएगा बॉटम पे, और जो लाइट होता है मतलब कम डेंसिटी, लो डेंसिटी का कंपोनेंट, वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट को तो हम अलग कर ही नहीं सकते। फिल्ट्रेशन से किसके कंपोनेंट अलग कर सकते हैं? सस्पेंशन के, जैसे कि सैंड इन वाटर। और कोलॉइड के अगर कंपोनेंट अलग करने हैं तब हमें यूज करनी पड़ेगी सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर बी डिस्पर्स फेज एंड dispersion medium. The solute-like component or dispersed particles in a colloid form dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. जैसे हमने सॉल्यूशन में सीखा है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से हमने बनाया है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही कोलॉइड में क्या है? एक होगा क्या? डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? वो कंपोनेंट जो जाकर दूसरे में घुल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएगा। और डिस्पर्सिंग मीडियम, मीडियम वर्ड से क्या पता चल रहा है? मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसमें आकर डिस्पर्स्ड फेस बिखरेगा, घुलेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा। तो डिस्पर्स्ड फेस कुछ कुछ अगर आप इसे सॉल्यूशन से रिलेट करें तो डिस्पर्स्ड फेस एक तरीके से सॉल्यूट की तरह ही होता है। जैसे सॉल्यूट जाकर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, वैसे ही आपका डिस्पर्स्ड फेज जाता है और डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर जाकर डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, और डिस्पर्सिंग मीडियम किसकी तरह है? ये है सॉल्वेंट की तरह। तो कोलॉइडल कैसे बनाया हमने? दो कंपोनेंट से, डिस्पर्स्ड फेज से और डिस्पर्सिंग मीडियम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, some common examples of colloids देखते हैं। colloids are classified according to the state, solid, liquid, gas of the dispersing medium and the dispersed phase। जो dispersing medium और dispersed phase के बारे में हमने पढ़ा, उनकी अगर हम states को change कर दे, solid, liquid, gas, ऐसे उनकी states को change करेंगे तो उस हिसाब से हमारा जो टाइप ऑफ कोलॉइड है, जिस तरीके का कोलॉइड बन रहा है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो टेबल है और ये एग्जाम्पल्स हैं, इससे हम अच्छे से समझ लेंगे। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके? कोलॉइड्स के, अलग अलग कोलॉइड्स के। देखते हैं वन बाय वन। ये क्या है बच्चे? डिस्पर्स्ड फेज, वो फेज जो सॉल्यूट की तरह होता है। और ये क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम, जो किस तरीके का होता है? सॉल्वेंट के जैसा होता है, अपने अंदर डिस्पर्स करता है डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल्स को। वन बाय वन देखते हैं। लिक्विड फेज, डिस्पर्स फेज अगर गैस में जाकर डिस्पर्स होता है तो हम उसे कहते हैं एरोसोल। एग्जाम्पल, फोग, क्लाउड्स, मिस्ट। ठीक है, बादल, क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब आपका गैस, एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उनके अंदर वाटर,
लिक्विड जो है वो जाकर डिस्पर्स हो जाता है, तब बनते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल। ये क्या है, एक कोलॉइड का टाइप है। सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है तो हम कहेंगे एरोसोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, धुआं। गैस अगर डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है तो हम कहेंगे फोम। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, शेविंग फोम जो होती है उसमें क्या है, उसमें आपका लिक्विड के अंदर गैस ट्रैप हो जाती है, राइट। तो वो क्या है, शेविंग क्रीम इज अ फोम, फोम कहते हैं उसे, और उसमें डिस्पर्स फेज है गैस, और वो कौन से डिस्पर्सिंग मीडियम में गई है, लिक्विड मीडियम में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, उस केस में बनेगा क्या, इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड फेस क्रीम, दोनों किसका एग्जाम्पल है, आपके इमल्शन का। देन अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है तो हम कहते हैं उसे सोल। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, वो बनाता है फोम। फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, फोम के। अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है, जेल। फॉर एग्जाम्पल कोई जेली है, चीज है, बटर है, इनमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। अगर सॉलिड ही डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो वो एग्जाम्पल दे के टाइप पूछ लेगा, वो बोलेगा कि आप ये बताइए कि जो फेस क्रीम है ये किस तरीके का कोलॉइड है, कौन से टाइप का कोलॉइड है, राइट। या फिर बोल देगा कि फेस क्रीम जो है इसके अंदर बताइए क्या डिस्पर्स्ड फेस है और क्या डिस्पर्सिंग मीडियम है, राइट। या फिर क्या करेगा, नाम देख के बोल देगा एरोसोल जो है, एरोसोल में क्या डिस्पर्स फेज होता है और क्या डिस्पर्सिंग मीडियम, और इसका कुछ एग्जाम्पल्स दो, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हमें टाइप पूछा जा सकता है कोलॉइड का, या फिर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम पूछा जा सकता है, या फिर दूसरी तरफ टाइप देके उसके एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे कोलॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया मैम, मैटर प्योर भी होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर होता है जिसमें मिक्सचर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके अंदर डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अब देखिए, जो सब्सटेंस प्योर है, राइट, तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं और वो तो प्योर हैं, तो वहां तो हमें सेपरेशन की जरूरत ही नहीं है कंपोनेंट्स की। अब कंपोनेंट्स को सेपरेट किस में करा जाएगा, मिक्सचर में। जैसे हमने अलग अलग मिक्सचर्स पढ़ लिए, अब हमें ये पढ़ना है कि उन सभी मिक्सचर के अगर हमें कंपोनेंट्स को अलग करना है, जैसे हमने पढ़ा शुगर इन वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अगर शुगर अलग चाहिए और वाटर अलग चाहिए तो कैसे किया जाए, सेपरेशन टेक्निक्स क्या है अलग अलग, जिनसे हम मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सके। ठीक है, वो देखते हैं।
different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation make it possible to study and use the individual components of a mixture. क्या कह रहे हैं? अलग अलग तरीके की different बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं. अब आखिर हमें अलग करना ही क्यों है? आप ये बोल सकते हैं कि अगर मिक्सचर बन गया है तो उसे वैसे ही रहने देते हैं, अलग करना ही क्यों है, राइट? क्यों हम कुछ टेक्निक, कुछ मेथड लगाएं जिससे कि वो कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाए? उसे एज इट इज भी रख सकते हैं मिक्सचर की फॉर्म में, राइट? अब देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज. अगर आपसे गलती से चावल और दाल जो थी वो मिक्स हो गई, गलती से हो गया, राइट? अब आप क्या कहेंगे? आप अपनी मम्मी से ये कहेंगे कि मम्मी गलती से मैंने चावल में दाल मिला दी, राइट? अब मम्मी कहेंगी क्या? अब भाई इन्हें ना अपने हाथों से चुन चुन के एक एक दाना चावल का अलग करो और दाल का अलग करो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं. अब आप कहेंगे, आप रिप्लाई करेंगे, आपका दिमाग चलेगा, आप कहेंगे मम्मी अलग अलग क्यों करना, मिक्स तो हो चुका है, अब इन्हें ना हमेशा एक साथ ही बना लेना, मिक्स करके ही बना देना हमेशा. जब भी होगा हम मिक्स खिचड़ी खा लेंगे चावल की दाल में, है ना? पर मम्मी कहेगी नहीं, अलग अलग करना जरूरी है, सेपरेशन करना जरूरी है. क्यों है सेपरेशन करना जरूरी? मान लो कभी मेरा दाल खाने का मन नहीं है, सिर्फ चावल चाहिए, राइट? कभी चावल नहीं चाहिए, सिर्फ दाल चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो मिक्सचर बन गया, क्या बन गया ये बच्चे? मिक्सचर बन गया दाल और चावल का एक साथ. इसमें से चावल के दाने सारे अलग हों और दाल के सारे अलग हों, ये हमें चाहिए. क्योंकि जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे, राइट, तब हम इन्हें अलग अलग तरीके से यूज कर पाएंगे. कभी दाल बना ली रोटी के साथ खा ली, कभी चावल बना के किसी और दाल के साथ ले लिया, राइट? तो जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तब हम इन्हें अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. और जब मिक्स करना होगा तब दोनों में से लेके मिक्स करके भी बना लेंगे, राइट? तो इसीलिए सेपरेशन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. क्योंकि सेपरेशन करने से ही क्या होता है, हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से यूज भी कर पाएंगे और स्टडी भी कर पाएंगे. इसीलिए जरूरी है सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ना. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. अभी किसकी बात कर रहा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जहां पे हम क्या बोलते हैं, दोनों कंपोनेंट डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अलग अलग से ही दिख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये चावल दाल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? यहाँ आपको दोनों कंपोनेंट अलग से दिख रहे हैं, आप हैंड पिकिंग से हाथ से चुन चुन के अलग कर दोगे, राइट? और क्या मेथड हो सकते हैं? सीविंग. सीविंग क्या बच्चे? जब हम आटा लाते हैं, राइट, आटा गेहूं पिसवा के जब लाते हैं तब उसके अंदर आटे के साथ में क्या होता है? साथ में चोकर भी होता है ना? हमें सिर्फ प्योर फ्लावर चाहिए, वीट का आटा चाहिए, वो चोकर नहीं चाहिए. तो क्या करती है मम्मी? उसे छान देती है. छानने वाली टेक्निक को क्या कहते हैं? सीविंग. उससे क्या होगा? आटा चोकर से अलग हो जाएगा, राइट? अब ऐसे ही फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन करते हैं हम, उससे क्या होगा? उससे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड, सैंड इन वाटर, फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर कर दिया,
तो सैंड तो सारी ऊपर रह जाएगी और प्योर वाटर आपका नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन से भी आपने अलग अलग कंपोनेंट्स पा लिए, राइट। अब ये किसके लिए केस है बच्चे, सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए है, ठीक है। होमोजीनियस के लिए भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। एक एक्टिविटी है, जल्दी से देखते हैं। Fill half of the beaker with water. Put a watch glass on mouth of the beaker. Put few drops of ink on the watch glass. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. क्या करना है, बीकर लेंगे, इसके अंदर हमें पानी वाटर लेना है, यहाँ पर वॉच ग्लास लेकर उसके ऊपर इंक डालेंगे। क्या लेंगे बच्चे, वॉच ग्लास के ऊपर इंक लेके और इसे हीट करेंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हीट नहीं करना, इनडायरेक्टली हीट करना है। तब हम क्या देखेंगे कि इवेपोरेशन होगी इसके अंदर से, इंक के अंदर से बच्चे हीट करने से इवेपोरेशन होगी और वेपर्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे और आपके पास सिर्फ इंक बच जाएगी, ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट ही रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। कब रुकना है, जब और कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या देखेंगे कि इससे क्या हुआ, जितना भी लिक्विड उस इंक के साथ था, उस इंक में कलर्ड डाई के साथ प्रेजेंट था, वो सभी इवेपोरेशन से इवेपोरेट हो गया। आपके पास बच जाएगा सिर्फ क्या, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक। Thus, we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. तो आप क्या कहेंगे, इवेपोरेशन की टेक्निक कब यूज होगी, किस केस में, अगर जो सॉल्यूट है वो होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल, जो कि हीट करने पर उड़े नहीं, वैसे का वैसे ही रहे, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल मतलब कि जैसे ही हीट करेंगे वो कंपोनेंट सॉल्वेंट जो है वो सारा उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हम यूज करेंगे इवेपोरेशन की टेक्निक को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर एक मिक्सचर है सॉल्ट इन वाटर का, हम उसे हीट करेंगे इवेपोरेटिंग डिश में, तब क्या होगा, जो वाटर है वो तो वेपर्स बना के उड़ जाएगा, क्योंकि वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। और कैसा सॉल्वेंट था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो सॉल्ट होगा वो हमारा सॉल्यूट है और ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। यानी कि जब हम इवेपोरेशन कराएंगे तब वाटर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो हमारे पास नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो हम इवेपोरेशन की टेक्निक को कब यूज करेंगे, जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो। तो ये हमने अभी सिर्फ एक टेक्निक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना सीखेंगे। क्या क्या है वो टेक्निक्स जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को, ठीक है। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए
तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन को, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।